Hello students and friends, welcome to LU Update. If you haven't subscribed to our LU Update channel yet, please do so for all the latest updates related to Lucknow University. Our channel specializes in commerce, providing updates for BCom and MCom courses across all universities. We also offer regular online classes for all stream and especially provide entrance preparation for MCom and BCom. So subscribe now and stay informed with LU Update. For more detailed videos and sessions, please download our LU Update channel from Google Play Store and link is provided in the description. So let's begin our session. और ये जो सेशन है हमारा, इसमें हम बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी एंड मैनेजमेंट यानी बिजनेस स्टडीज के बारे में डिस्कस करेंगे. सो स्पेशली ये जो हमारा सेशन है ये बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2014 से रिलेटेड है एंड एमकॉम में भी बहुत सारी चीज़ें इसमें से आ सकती हैं. तो आपको जो है यहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ठीक है, तो मैनेजमेंट सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट क्या है. Perhaps there is no more important area of human activity than management. This definition is given by Holmes O'Donnell. तो ऐसा कहा गया है कि जो है कोई भी इम्पॉर्टेंट एरिया ह्यूमन एक्टिविटी से जो है ज़रूरी नहीं है, मैनेजमेंट से ज़रूरी मतलब जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी है उसको मैनेज करने से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं हो सकता. दैट डेफिनेशन इज गिवन बाय होम्स एंड ओडोनल. जो मैनेजमेंट है वर्ड ये बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है और इसके लिए कोई इंट्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है. बिना मैनेजमेंट के हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते. मैनेजमेंट मतलब कि मैनेज मैन टैक्टफुली, वाइजली क्या करना है, मैन को मैनेज करना, दैट इज मैनेजमेंट. किस लिए हम मैनेजमेंट करते हैं? हमारे जो डिजायर्ड गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए. ओके, तो मैनेजमेंट में मैनेज किया जाता है. क्या क्या होता है इसके अंदर? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी एक्टिविटीज होती हैं इसमें. ठीक है, प्लानिंग में एक्टिविटीज जो प्लान की जाती हैं, देन उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है. स्टाफिंग जो मैन जो है जो वर्क करते हैं जो एज पर प्लान, देन उनको डायरेक्ट किया जाता है थ्रू लीडरशिप, मोटिवेशन. ठीक है, एंड देन लास्ट में एज पर प्लान ये सारी एक्टिविटीज हुई हैं कि नहीं वो सारी चीजें कंट्रोलिंग से चेक की जाती हैं. ठीक है, देन मैन यानी कि यहाँ पे मैन यानी कि जो पर्सन है उनका ग्रुप जो होता है टैक्टफुली वो मैनेजमेंट करते हैं, दैट इज. तो यहाँ पे मैनेजमेंट में क्या होता है कि इफिशिएंटली यानी बेस्ट वे में और इफेक्टिवली यानी कि इफेक्टिवनेस यानी कि टाइम पे. अब बात करते हैं मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखो यहाँ पे याद रखना मे भी हो सकता है इसमें से कोई डेफिनेशन आपकी पूछ ली जाए और कहा जाए ये किसने दी है, तो आपको पता होनी चाहिए. मैनेजमेंट इज अ मल्टीपर्पज ऑर्गन दैट मैनेज अ बिजनेस एंड मैनेजर्स एंड ऑल्सो मैनेजेस वर्कर्स एंड वर्क. तो मैनेजमेंट एक मल्टीपर्पज ऑर्गन है. ठीक है, मतलब जिसके बहुत सारे पर्पज हैं और वो बिजनेस और मैनेजर्स को मैनेज करता है एंड इसके साथ साथ वर्कर्स और वर्क को. ठीक है, then another definition is given by F.W. Taylor. Management is the art of knowing what you want to do and then seeing that it are done in best and the cheapest way. ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है कि जो ये जो डेफिनेशन दी है ये F.W. टेलर ने की है कि आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, मतलब इसके हिसाब से क्या बोलते हैं कि आपको मैनेजमेंट में दो मेन चीज़ें हैं. ठीक है, दो मेन चीज़ें हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. आपको समझना होगा कि एक्चुअली आप करना क्या चाहते हो. और दूसरी चीज़ आपको सेकंड थिंग है कि आपको इंश्योर करना है कि ये गोल्स जो है आप बेस्ट इफिशिएंट यानी बेस्ट वे में और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर पॉसिबल में आप इसको अचीव करोगे. मतलब कि इसका मतलब कि आप रिसोर्सेज को वाइजली यूज करोगे जिससे कि वेस्ट कम हो
और आप बेस्ट मेथड्स यूज करके अपने डिजायर्ड आउटकम्स लेके आओगे, मतलब जिसके लिए आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं करोगे। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट क्या है कि एक क्लियर प्लानिंग है विद स्मार्ट एग्जीक्यूशन। ओके, देन अनदर डेफिनेशन इज गिवन बाय अकॉर्डिंग टू हारोल्ड कून्स। ठीक है, याद रखना, ये क्या है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। देखो मैनेजमेंट क्या है, ये एक तरह की आर्ट है। देखो आर्ट मतलब, आर्ट के लिए मतलब हम कहते हैं ना कुछ सीखना पड़ता है, तो मैनेजमेंट एक तरह का आर्ट है कि जिसमें हम क्या करते हैं, जो चीजें हैं वो जो फॉर्मली यानी कि जो फॉर्मल यानी कि जो सिर्फ बिजनेस के लिए जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं जहाँ पे कोई म्यूचुअल किसी का कोई फायदा इंटरेस्ट नहीं होता, तो ऐसे ग्रुप बना के मतलब जो है यहाँ पे लोगों से काम करवाया जाता है, दैट इज मैनेजमेंट। Then, according to EFL Breach, management is the process of planning and regulating the activities of enterprise। तो EFL Breach ने कहा है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पे प्लान की जाती है सारी एक्टिविटीज और उसी मुताबिक सारी एक्टिविटीज एंटरप्राइज की जाती है। देन देन अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल ने क्या कहा है कि मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान टू ऑर्गेनाइज टू कमांड एंड टू कोऑर्डिनेट। यहाँ पे मैनेजमेंट को कहा है कि इसमें फोरकास्ट करते हैं तो किसकी हेल्प से, प्लानिंग, एंड टू प्लान टू ऑर्गेनाइज, यानी कि हम यहाँ पे पहले फोरकास्टिंग करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, देन प्लान करते हैं सारी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते हैं और नेसेसरी हो जहाँ पे तो वहाँ कमांड भी दिया जाता है वर्कर्स को, एंड टू कोऑर्डिनेट यानी सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू जॉर्ज और टेरी, उन्होंने स्यूडो साइंस कहा है। ठीक है, तो जॉर्ज आर टेरी ने मतलब ये कहा है कि जो मैनेजमेंट है वो स्यूडो साइंस है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये इसके हिसाब से कहा है कि ऐसा है कि ये एक सिस्टम है बिलीफ और प्रैक्टिसेस का, बट उसको मिस्टेकनली उसको एक साइंटिफिक मेथड मान लिया गया है। ठीक है, मैनेजमेंट है ना उसको एक आर्ट और साइंस दोनों माना गया है। एज अ साइंस अगर हम बात करें तो इसमें सिस्टमेटिक मेथड्स, थ्योरीज और प्रिंसिपल्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस को गाइड करते हैं, और इसमें डेटा एनालिसिस होता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होता है, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होता है। और एज एन आर्ट हम बात करें तो मैनेजमेंट में हमें क्रिएटिविटी चाहिए होती है, हमारा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, यानी अंतर सूझ बोलते हैं, यानी कि अंदर से हमारे अंदर वो चीज़ सुलझाने की कला होनी चाहिए, हमारे अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं जो कि जो है हम मोटिवेट और लीड करके जो है ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसीलिए इसको मैनेजमेंट को एक स्यूडो साइंस कहा गया है। ठीक है, देन मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी गई है दूसरी, अर्नेस्ट डेल ने कहा इसको एक सॉफ्ट साइंस कहा गया। ठीक है, तो अब हम देखें मैनेजमेंट को एज अ नाउन, डिसिप्लिन या पर्पस, कुछ भी हम कह सकते हैं। एज अ नाउन अगर देखें तो मैनेजमेंट को हम कह सकते हैं एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जिनका काम होता है प्लान और एग्जीक्यूट करना एक ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को और हमारे डिजायर्ड गोल्स अचीव करना। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स जो है इसके अंदर जो है मतलब कहते हैं ना कि एक सोसाइटी से रिलेटेड प्रोसेस है, तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये जो है सोसाइटी के मेंबर से रिलेटेड, इसलिए इसको सोशल प्रोसेस कहते हैं। मैनेजमेंट एक कंप्लीट प्रोसेस है, इसमें सारी एक्टिविटीज आ जाती है। इट इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कोई भी फील्ड में अप्लाई जा सकता है, बिना मैनेजमेंट के कोई भी एक्टिविटी पॉसिबल नहीं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए होता है। देन इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, जब से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है टिल द एग्जिस्टेंस एंड जब तक खत्म नहीं होता बिजनेस, वहां पे मैनेजमेंट होता है। ये एक तरह का आर्ट है, इट इज अ प्रोफेशन। नाउ डेज मैनेजमेंट एक प्रोफेशन हो चुका है, इसके लिए बहुत सारे कोर्सेज भी आए हैं लाइक MBA। ठीक है, इस तरह के, तो अब लोग इसे सीख रहे हैं और इससे बहुत अच्छा कमाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट एक तरह का इंटेंजिबल फोर्स है, ठीक है, इसको हम देख नहीं सकते, ये एक माइंड से करने वाली एक चीज है। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल डिसिप्लिन है, मैनेजमेंट एक तरह का साइंस है। ठीक है,
देन मैनेजमेंट इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स बट डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। ये कोई चीजों का डायरेक्शन नहीं है बट लोगों का विकास होता है मैनेजमेंट से, ठीक है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट देखते हैं। अब बात करें जब मैनेजमेंट की, तो गोल्स और जो पॉलिसी है वो एग्जीक्यूट की जाती है। देखो मैनेजमेंट की बात करें, मैनेज करना, तो मैनेजमेंट क्या करता है, जो गोल्स एंड पॉलिसीज जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो डिसाइड करते हैं, तो टॉप लेवल, तो वो चीज़ें अप्लाई कौन करता है, वो मैनेजमेंट करता है। और ये ज़्यादातर जो मैनेजमेंट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हेल्पफुल है। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें ना, तो गोल्स एंड पॉलिसी जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन जो डिपार्टमेंट होता है वो जो है ये सारी पॉलिसीज और गोल्स डिसाइड करता है, और ये मोस्टली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा पॉपुलर है एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात करें बोथ आर डिफरेंट। यहाँ पे कहा गया दोनों चीजें डिफरेंट है। ये किसने कहा है, मतलब मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है, तो ये सारी चीजें किसने कहा है, ओलिवर शेल्डम, विलियम स्प्रिगर, ऑर्डवे लीड, डी मैकफार्लैंड, ठीक है। और दोनों चीजें सिमिलर है, किसने कहा है, किम्बल एंड किम्बल, हेनरी फ्योल, थ्यू हैमन, विलियम न्यूमैन। अब बात करें मैनेजमेंट के फंक्शंस, तो किसने कौन से दिए हैं, तो हेनरी फ्योल के हिसाब से पीओ ट्रिपल सी दी है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। देन पूर्व ओडोलन ने 5 फंक्शन ही दिए हैं पोस्ट डीसी, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सारे फंक्शंस याद रखना, किसने कौन से फंक्शंस कितने दिए हैं। लुथर गुलिक ने 7 फंक्शन दिए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे रिपोर्टिंग आएगा, रिपीटिंग नहीं होता, रिपोर्टिंग होता है, ठीक है, क्योंकि ये सारी इतने सारे फंक्शंस है। देन अर्नेस्ट जेल ने दिया है पोस्ट सीआईआर, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनोवेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। ये सारे सभी के फंक्शंस याद रखना, सभी ने अलग अलग टाइप के फंक्शन दिए। अब जो है जनरल फंक्शंस क्या मैनेजमेंट के, तो जनरल फंक्शन जो है ये होते हैं प्लानिंग, यानी कि हम एडवांस में फ्यूचर रिलेटेड सोचते हैं कि हमें क्या करना है फ्यूचर में। ऑर्गेनाइजिंग यानी एक प्रोसेस है जहाँ पे हम सारी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई और ग्रुप करते हैं, यहाँ पे अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है और रिलेशन स्टैब्लिश किए जाते हैं। स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर मैन पावर प्लानिंग, यानी कि लोगों को हायर करने के लिए प्लानिंग की जाती है, उनको रिक्रूट किया जाता है, सिलेक्शन होता है, प्लेसमेंट होता है, इंडक्शन, ट्रेनिंग, रेम्युनरेशन एंड रिटायरमेंट, ये सारी प्रोसेस होती है। देन डायरेक्टिंग, तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्डर्स इश्यू किए जाते हैं, सुपरवाइजिंग एक्टिविटी होती है, गाइड किया जाता है, यानी इंस्पायरिंग की जाती है सबॉर्डिनेट्स को, और ये सारी चीज़ें मोटिवेशन के थ्रू होता है, यानी कि इसमें लीडरशिप और मोटिवेशन होता है। देन कंट्रोलिंग, तो ये प्रोसेस है जहाँ पे हमने जो प्लान में जो सेट किए थे स्टैंडर्ड्स, उसके हिसाब से देखते हैं, ट्रेस आउट करते हैं कि वो प्लान एक्टिविटीज़ के मुताबिक वर्क हुआ है कि नहीं। अगर कोई डेविएशन हुआ है वो ट्रेस किया जाता है, मतलब किसी तरह का डिफरेंस होता है, और उसके लिए रेमेडियल एक्शन लिए जाते हैं उनको करेक्ट करने के लिए। अब बात करते हैं, तो यहाँ पे सेकेंडरी फंक्शन में क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन यानी कि ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना, कम्युनिटिंग यानी कम्युनिकेशन के थ्रू टेलिंग, लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग यानी कि बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना, इनोवेशन यानी कि कुछ न्यू आइडिया सर्च करना, नए प्रोडक्ट, नए प्रोसेस, न्यू मशीनरी या मटेरियल बनाना। देन रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे क्या होता है कि सभी पार्टीज जो है जो बिजनेस रिलेटेड है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। अब बात करें मैनेजमेंट रोल्स एज पर हेनरी मिन्सबर्ग। जो मैनेजमेंट का जो रोल है, ये जो है, ये हेनरी मिन्सबर्ग ने यूएसए में दिया था 1960 में, और उन्होंने जो मिन्सबर्ग ने क्लासिफाई किया था मैनेजर रोल्स को 3 ग्रुप्स में, ठीक है, उनके 10 रोल्स के हिसाब से। पहला है इंटरपर्सनल रोल, जिसमें क्या होता है कि इनसाइड और आउटसाइड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है, ये जो है एक्सपीरियंस और क्वालिटी पे बेस्ड है। मिन्सबर्ग ने जो है डिस्क्राइब किए हैं इसके अंदर 3 रोल्स। फिगर हेड, यानी कि एज हेड ऑफ यूनिट मैनेजर, जो यूनिट मैनेजर होता है वो बहुत सारी रूटीन ड्यूटीज करता है जो लीगल और सोशल होती है। देन लीडर,
तो लीडर क्या करता है कि वो स्टाफ को अपनी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करने के लिए डायरेक्ट और मोटिवेट करता है। और लिएजन यानी कि लिएजनर जो है वो क्या करता है कि अलग अलग लोगों से मिलता है जिससे कि उसके म्यूचुअल बेनिफिट के लिए अच्छे रिलेशन बिल्ड। इंटरपर्सनल रोल के बाद आता है इंफॉर्मेशनल रोल। यहाँ पे क्या होता है कि मैनेजर्स जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकमिंग होती है एज वेल एज आउटगोइंग एफिशिएंटली। यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इसके अंदर भी 3 रोल्स होते हैं। मॉनिटर, मॉनिटर क्या करता है कि एक ईगल आई रखता है सारे जितने भी जो रिलेटेड इवेंट्स होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो या बाहर हो, वो सभी पे नजर रखता है। देन डिसेमिनेटर, ये क्या करता है जिसको हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, वो सारी जो इंफॉर्मेशन उसको मिली है तो उससे रिलेटेड स्टाफ को कुछ आगे के एक्शन के लिए इन्फॉर्म करता है। देन स्पोक पर्सन, तो इसको कहते हैं प्रेजेंटर, ये क्या करता है कि जो है वो जो जितने भी इश्यूज होते हैं, बहुत सारे इश्यूज, उसके लिए वो आउटसाइडर्स से जो है बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो सारी चीज़ों के लिए डिस्कस करता है, बात करता है। देन आता है डिसीजनल रोल। इसमें क्या होता है कि जो है डिफरेंट सिचुएशन में जो है डिसीजंस कंटिन्यूअसली लिए जाते हैं। यहाँ पे भी 4 रोल्स दिए गए। इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर यानी कि जो इंटरप्रेन्योर वो ऐसा प्रोजेक्ट के बारे में सोचता है, प्रोजेक्ट के बारे में सोचता है और उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए ट्राई करता है। देन डिस्टर्बेंस हैंडल, ये क्या करता है कि रिजॉल्व करता है जो अनएक्सपेक्टेड डिस्टर्बेंस हुआ है, तो वो सारी चीजें ये रिजॉल्व करता है। देन रिसोर्स एलोकेटर, ये क्या करता है कि जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स ऑफ पोजीशन में डिस्ट्रीब्यूट करता है। देन नेगोशिएशन, ये क्या करता है कि ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बर्निंग जो ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज होते हैं वो जो है उससे रिलेटेड डिस्कशन करता है रिलेवेंट पार्टीज में। मतलब हम कह सकते हैं नेगोशिएटर क्या करता है, वो प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो पोजीशन जो होती है ऑर्गेनाइजेशन में उसके हिसाब से अलग अलग लेवल्स बनाए गए हैं। जब जो है एग्जीक्यूटिव पोजीशन के हिसाब से, मतलब जो एग्जीक्यूटिव पोजीशन है उसको क्लासिफाई किया जाता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के हिसाब से, तो इस क्लासिफिकेशन को लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। सबसे पहले आता है टॉप लेवल, देन मिडिल एंड देन लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब बात करें लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, पहला जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, फिर सीएफओ, ये सारे होते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, ये सभी ऊपर आते हैं। देन मिडिल लेवल में जो होते हैं वहाँ पे सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजमेंट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। देन लास्ट में आता है लोअर और सुपरवाइजरी लेवल, तो जिसमें आते हैं मतलब जिसमें काम एक्चुअली परफॉर्म किया जाता है, तो ये लेवल जो होता है foreman, clerk, section officer, etc. Now we will talk about management thoughts. So management thoughts में सबसे पहले देखते हैं classical thoughts। तो classical thoughts में आता है scientific management, ठीक है। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसके फाउंडर हैं फ्रेडरिक विंसलो टेलर, ठीक है, जिसको टेलरिज्म कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये एक ऐसी मैनेजमेंट थ्योरी है जहाँ पे जो है वर्क फ्लो जो है उसको एनालाइज और सिंथेसाइज किया जाता है जिससे कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी अचीव हो। पर्टिकुलरली यहाँ पे वर्कर्स प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और इसको फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में जो है इसको बनाया था, डेवलप किया था। और उनका जो लाइफ टाइम रहा है 1856 टू 1956 रहा है। और वो एक अप्रेंटिक मैकेनिस्ट थे। उनके जो है कुछ की जो वर्क्स हैं दैट आर, मतलब जो उनके पब्लिश्ड वर्क हैं वो है पीस रेट सिस्टम 1895, देन टॉप मैनेजमेंट 1903 में लिखी है, ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल ये लिखी 1906 में। और उनका जो मेन काम रहा है वो है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये वर्क उनका बहुत ज़्यादा जाना गया है। देन साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट इज इन 1912। और उनके सपोर्टर्स रहे हैं हेनरी लॉरेंस ग्नेट हेरिंग टेन ने, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स और इनका जो है जो इनका जो काम रहा है, ठीक है। उन्होंने जो बेसिकली
जो है की कॉन्सेप्ट जो उन्होंने लाए हैं, टाइम और मोशन स्टडी किया, स्टैंडर्डाइजेशन कॉन्सेप्ट दिया, स्पेशलाइजेशन कॉन्सेप्ट दिया है उन्होंने। एंड उनका जो भी जो आप देख सकते हो उन्होंने क्या किया कि प्लानिंग और जो डूइंग है इन दोनों को सेपरेट करने पे ध्यान दिया है। उन्होंने बेस्ट मेथड ऑफ वर्क डेवलप करने की बात कही है। एंड उनके हिसाब से स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि एक टाइम जो है उन्होंने इसके लिए टाइम और मोशन स्टडीज कंडक्ट किए हैं। उनके हिसाब से स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, एवरी वर्क जो है बेस्ट वर्कर फॉर एवरी वर्क, यानी स्पेशलाइजेशन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। मतलब कि जो पर्सन जिस टास्क में स्पेशलाइज है उसको वही काम देना चाहिए, और उनके हिसाब से वर्कर्स को साइंटिफिक ट्रेनिंग देनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके हिसाब से डिफरेंट प्राइस रेट सिस्टम होने चाहिए। मतलब कि जिसने जितना काम किया उसके हिसाब से उसको उतना प्राइज मिलना चाहिए, जिससे कि वो मोटिवेटेड रहेंगे। एंड उनका जो फोकस रहा है वो मेंटल रिवोल्यूशन किसके हिसाब से हो सकता है, उनका जो स्ट्रेस रहा है कि जो वर्कर्स हैं उनको साइंटिफिकली सिलेक्ट और ट्रेन करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि उनकी स्किल्स और एबिलिटीज डेवलप होंगी, ठीक है। देन उनका जो फोकस रहा है वो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पे भी रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं टेक्निक्स की। तो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का है, टाइम स्टडी की है, देन मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिक स्टडी एंड मेंटल रिवोल्यूशन, ये सारी टेक्निक्स दी उन्होंने। देन क्रिटिसिजम्स कहा गया है इनके हिसाब से कि जो है वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन होता है, ठीक है, और इससे क्या होता है मैनेजरल ऑटोक्रेसी एनकरेज होती है, और ये एक कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट है, और टाइम मोशन और फैटिक स्टडी करना डिफिकल्ट होता है। और इनकी जो थ्योरी है उसका फोकस सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे है। नाउ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में कितने 8 फॉरमैन्स होते हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 4। प्लानिंग डिपार्टमेंट में आते हैं रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरियन, जबकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होते हैं स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, गैंग बॉस एंड इंस्पेक्टर। देन नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रोसेस और मैनेजमेंट प्रोसेस, या हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है। नाउ जो 14 यहाँ पे बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के, तो हेनरी फ्योल जो है वो एक फ्रेंच के माइनिंग इंजीनियर और मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे। और उन्होंने क्या किया है कि वो फादर ऑफ मैनेजमेंट, फादर ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट माने जाते हैं। और उन्होंने जो है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, ठीक है। और उनके जो सपोर्टर रहे हैं वो रहे ओलिवर शेल्डम, जेडी मैनी, एलएफ उर्विक, मैक्स वेबर, और जो है मतलब याद रखना वो एक माइनिंग इंजीनियर थे। उनका जो एक पब्लिश वर्क है दैट इज जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1929। अब बात करते हैं इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया। तो उन्होंने बिजनेस एक्टिविटी में जो है उनका कंट्रीब्यूशन रहा, टेक्निकल एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, अकाउंटिंग एक्टिविटी, सिक्योरिटी एक्टिविटी, इन सब में उनका योगदान रहा है। अब बात करते हैं मैनेजरल एक्टिविटी, मेन कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। अब इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए मैनेजमेंट के, ठीक है। ठीक है, दैट आर कि जो है प्लानिंग, जो सॉरी 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जो दिए गए मैनेजमेंट में, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क पहला। इसके हिसाब से मतलब कहते हैं कि स्पेशलाइजेशन अगर होगा वर्कर्स एंड मैनेजर्स के में, तो वो जो है अपने टास्क में वो ज़्यादा ही प्रोफिशिएंट हो पाएंगे, और इससे उनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो मतलब इसमें ऐसा बोल रहे हैं कोई भी, जैसे कोई भी सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो अलग अलग जो वर्कर्स हैं उनको अलग अलग स्पेसिफिक टास्क देने चाहिए, जैसे असेंबली के अलग, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग। तो अगर ऐसे तरह से डिवीजन ऑफ वर्क होगा तो एफिशिएंटली वर्क होगा, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी।
देन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे टू साइड्स होते हैं एक कॉइन के, सेम वे में ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब कि मैनेजर्स के पास ऑथोरिटी होनी चाहिए कि वो ऑर्डर दे सकें, और उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो है वो ये इंश्योर कर सकें कि जो वर्क है वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो अथॉरिटी जो है वो अकाउंटेबिलिटी के साथ आती है। सपोज जैसे कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसके पास अथॉरिटी है कि वो अलग अलग टास्क दे सकता है टीम मेंबर को, तो वो जो है वो जो प्रोजेक्ट की सक्सेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, वो मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। देन कम्स डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में क्या कह रहे हैं कि एम्प्लॉयज जो है उनको ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड नॉर्म्स फॉलो करने होंगे। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन भी स्मूथली वर्क होगा। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कोई भी एम्प्लॉई है वो रिपीटेडली अगर कोई वायलेशन कर रहा है कंपनी पॉलिसीज का, तो उसको उसके लिए बहुत सारे स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए जाएंगे, जैसे कि या तो वार्निंग दी जाएगी या तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, देन कम्स यूनिटी ऑफ कमांड। इसके हिसाब से कह रहे हैं कि हर एक एम्प्लॉई है उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, देन कम्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या कहा गया है कि जो है जो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, सेम ऑब्जेक्टिव की, तो वो सिर्फ जिसका एक ही ऑब्जेक्टिव है उसका जो भी डायरेक्शन है वो एक ही मैनेजर दे। ठीक है, मतलब उसके एक ही प्लान होना चाहिए, तभी जाके कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हो सकेंगे। देन सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, तो इंडिविजुअल्स जो हैं इंडिविजुअल एम्प्लॉयज उनको अपने इंटरेस्ट से पहले उनको ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उस पर ध्यान देना होगा। मतलब कि एम्प्लॉय जो है किसी भी टीम प्रोजेक्ट में काम कर रहा है तो उसको पहले अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस से पहले उसको टीम गोल्स को प्रायोरिटाइज करना होगा। देन रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एम्प्लॉयज को जो है फेयर कंपनसेशन मिलना चाहिए उनके वर्क के लिए। मतलब कि इसमें दोनों ही कंपनसेशन की बात हुई है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल के। तो कंपनी को जो है कॉम्पिटिटिव सैलरी बोनस देने चाहिए और बेनिफिट्स देने चाहिए, जिससे कि वो एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट और रिटेन कर पाए फॉर द लॉन्ग टर्म। देन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो जो है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड करता है स्पेसिफिक सिचुएशन पे और ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स पे, क्योंकि इसमें जो है इन्वॉल्व होता है कि हमें क्या करना है, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। मतलब सपोज जैसे स्मॉल स्टार्टअप है तो हो सकता है वहाँ पे सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होगा, लेकिन लेकिन जब लार्ज कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, जो बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन है, वहाँ पे डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग हो सकता है अलग अलग मैनेजर्स के पास। देन प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो यहाँ पे कह रहे हैं एक क्लियर हायरकी, एक क्लियर पोजीशन होनी चाहिए, हायरकी स्टैब्लिश होनी चाहिए टॉप मैनेजमेंट से लोवेस्ट रैंक तक, और कम्युनिकेशन जो है वो फॉलो होना चाहिए इस चैनल ऑफ कमांड में। ठीक है, यानी एम्प्लॉय जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है तो वो अपने इमीडिएट सुपरवाइजर से, और वो क्या करेगा कि वो इस तरह से मैसेज को चेन में आगे पहुंचाएगा जैसी जरूरत होगी। देन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे क्या करना है कि क्लियर ऑर्डर अरेंजमेंट होने चाहिए पीपल और मटेरियल की, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का। ठीक है, यानी कि एक ऑफिस है उसमें एक डिजाइग्नेटेड प्लेस होना चाहिए फाइल और सप्लाईज का, हर एक एम्प्लॉय का क्लियरली डिफाइंड रोल एंड वर्क स्पेस होना चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो इसमें कह रहे हैं मैनेजर्स को जो है एम्प्लॉयज को काइंडनेस और जस्टिस से ट्रीट करना है, फेयर ट्रीटमेंट अगर होगा इससे जो है जो एम्प्लॉयज है उनके अंदर लॉयल्टी फोस्टर होगा और कमिटमेंट क्रिएट होगा। यानी कंपनी में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी और फेयर ट्रीटमेंट देनी चाहिए। देन स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पर्सोनल, यानी कि हाई एम्प्लॉय टर्नओवर जो है वो इनफिशिएंट होता है। सो ऑर्गेनाइजेशन को अपना स्टेबल एम्प्लॉयमेंट बनाने के लिए उनको क्या करना होगा कि अपने पर्सोनल पे ध्यान रखना होगा, मतलब जिससे कि जो टर्नओवर है वो रिड्यूस हो सके। यानी कंपनी को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में ही ध्यान नहीं देना, उसके साथ साथ उनको एम्प्लॉय डेवलपमेंट में भी इन्वेस्टमेंट करना है और एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, जिससे कि वो टैलेंटेड एम्प्लॉयज को लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन कर पाए। देन प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको जो है एनकरेज करना चाहिए कि वो इनिशिएटिव लें। मतलब जो उनको रोल प्रोवाइड किया गया है तो उसमें जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ जब तक ऑर्डर मिले वही चीजें करें, मतलब कुछ नए आइडियाज लेके आए, खुद अपनी मर्जी से कुछ इनोवेशन और ग्रोथ करें। ठीक है, देन एस्प्रिट डी कॉर्प।
तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली टीम स्पिरिट प्रमोट करना चाहिए, एम्प्लॉयज के बीच में यूनिटी लेके आना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के लिए। ठीक है, तो लोगों में अगर जो है मतलब जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उसमें टीम स्पिरिट क्रिएट होगा, इससे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, उनका मोरल बूस्ट होगा, उनके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगनेस भी फीलिंग आएगी। ठीक है, देन बात करते हैं क्रिटिसिजम्स कौन कौन से हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब बहुत सारा यहाँ पे जो है जो लैक ऑफ एम्पेरिकल रिसर्च, यानी कि जब ये थियोरीज बनाए गए, ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं किया, पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड पे ये बना दी गई थी थियोरीज। ठीक है, देन वैग्यू थॉट। ठीक है, बात मतलब ये जो है जब बनाई गई थी थियोरीज, तो ये उस टाइम बनाई गई थी जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान था। ठीक है, अब मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट बेस पे ये थ्योरी नहीं बनी है। देन बहुत सारी चीजें ओवर सिंप्लीफाई कर दी गई, मतलब जब भी वो चीजें जो है अप्लाई करने की बात आती है तो इतना इजी नहीं होता जितना वो दिखता है। ठीक है, एंड ये थ्योरीज इनका जो फोकस है वो मैनेजमेंट और मैनेजर्स पे ज्यादा रहा है। ठीक है, देन बात करते हैं फ्योलिज्म और टेररिज्म, जो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है उसमें डिफरेंस क्या है। तो फ्योलिज्म जो कॉन्सेप्ट है इसमें जो है जनरल मैनेजमेंट कहा गया है मैनेजमेंट को, और टेररिज्म में इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा गया है। फ्योलिज्म कॉन्सेप्ट में मैनेजर पे फोकस कंसंट्रेशन है, जबकि टेररिज्म पे वर्कर्स पे फोकस है। देन फ्योलिज्म कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट की जरूरत होती है, जबकि टेररिज्म में इसमें एफिशिएंसी एक्सपर्ट की जरूरत होती है। फ्योरिज्म के अकॉर्डिंगली ये एक आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट है, जबकि टेररिज्म के अकॉर्डिंगली ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। फ्योरिज्म में ये कहा है कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, जबकि टेररिज्म के हिसाब से एक साइंटिफिक अप्रोच है, सॉरी थ्योरेटिकल अप्रोच है। देन मैनेजमेंट एजुकेशन चाहिए होता है अगर हम फ्योल कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करें, लेकिन टेररिज्म कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसमें कोई मैनेजमेंट एजुकेशन की जरूरत नहीं होती। हेनरी फ्योल के मुताबिक जो है ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, जबकि टेलर के हिसाब से एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है। और जो फ्योल हैं वो एक फ्रांस के माइनिंग इंजीनियर थे, जबकि टेलर हैं जो वो एक अप्रेंटिस मैकेनिस्ट थे यूएसए के। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट बाय मैक्स वेबर। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कि मैक्स वेबर ने जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट दिया उसके बारे में। मैक्स वेबर जो है उनका लाइफ पीरियड रहा 1864 टू 1920। तो उनको फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। ठीक है, और जो यहाँ पे जो उनकी जो थ्योरीज हैं उनका जो फोकस रहा है वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर, स्ट्रिक्ट रूल्स और प्रोसीजर्स पे रहा है, इम्पर्सनल रिलेशनशिप विद इन ऑर्गेनाइजेशन पे रहा है। ठीक है, वेबर जो है उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल्स बनाए हैं, उनका जो एम्फोसाइज रहा वो रेशनलिटी और एफिशिएंसी पे रहा। ठीक है, नाउ उनके जो फीचर्स रहे हैं दैट इज डिविजन ऑफ वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, रूल्स एंड रेगुलेशन, इम्पर्सनल कंडक्ट, ऑफिशियल कंडक्ट। ठीक है, ना फॉर्मल इन्वायरमेंट फीचर ऑफ क्लासिकल थॉट।
तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन को एज अ मशीन माना गया और वर्कर्स को इक्विपमेंट कहा गया है। वर्कर्स को सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी इंसेंटिव से मोटिवेट किया जा सकता है। यहाँ पे जो फोकस रहा है वो फॉर्मल वर्किंग कंडीशंस पे, और ये कहा गया है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका जो बिहेवियर है वो लॉजिकल यानी कि रेशनल। नाउ न्यू क्लासिकल थॉट। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट जो है वो जो है दिया गया था क्लासिकल थिंकर्स के द्वारा, और इसको अडॉप्ट किया गया था हॉथॉर्न प्लांट ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो में 1920 में। ठीक है। इस अप्रोच ने जो रिजल्ट एक्सपेक्ट किए थे उतना तो नहीं दिया, लेकिन बहुत सारी फाइंडिंग्स से मिली थी। ठीक है। इसमें बहुत सारी सीरीज ऑफ स्टडीज की गई थी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक हॉथॉर्न प्लांट में। ठीक है। और बिटवीन 1924 टू 1934, और ये जो स्टडीज थी वो एल्टन मेयो ने किया था। ठीक है। याद रखना किसने किया था, एल्टन मेयो ने किया था अपनी कलीग्स के साथ। ठीक है। और ये चीज इसका एम था कि ये एग्जामिन करना कि किस तरह से डिफरेंट वर्क कंडीशन जो है वो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। और इसमें क्या हुआ था कि जो है नवंबर 1924 में ग्रुप ऑफ रिसर्चर जो एल्टन मेयो के साथ मिलकर उन्होंने रिसर्च किया था जो है पजल सॉल्व करने के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए थे। तो सबसे पहले इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट हुआ था। ये हुआ था 1924 से लेके 1927 के बीच में। इसका जो है मकसद था कि जो है वर्कर्स प्रोडक्टिविटी पे लाइटिंग का क्या इफेक्ट हो वो जानने के लिए। तो यहाँ पे ये देखा गया कि जो प्रोडक्टिविटी है वो जो है लाइटिंग इंक्रीज और डिक्रीज हो, लेकिन तब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो है वहाँ पे जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई थी। ठीक है। देन रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, ये हुआ था 1927 से लेके 1932 में। इसका ऑब्जेक्टिव था कि ये देखना कि बहुत सारे जो वर्किंग कंडीशंस होते हैं जैसे वर्क आवर, ब्रेक टाइम और रेस्ट पीरियड के टाइम का जो यूज होता है उसका प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई थी नॉट ड्यू टू फिजिकल चेंजेस इन वर्किंग कंडीशन बट ड्यू टू द इंक्रीज अटेंशन गिवन टू द वर्कर्स एंड देयर परसेप्शन ऑफ बीइंग ऑब्जर्व्ड एंड वैल्यूड। यहाँ पे जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई थी फिजिकल चेंजेस की वजह से नहीं, बल्कि जो उनको अटेंशन दिया जा रहा था वर्कर्स को, उनको फील करवाया गया कि उनको ऑब्जर्व और वैल्यू किया गया था, इसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई थी। देन दूसरा है बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम्स स्टडी दैट वाज कंडक्टेड इन 1931 टू 1932। इसमें जो है इनका जो है ऑब्जर्व करना था कि सोशल डायनामिक और ग्रुप बिहेवियर का एक वर्क सेटिंग में क्या रोल होता है। तो यहाँ पे देखा गया कि ग्रुप नॉर्म्स और जो सोशल प्रेशर्स होते हैं उसका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है इंडिविजुअल वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी और बिहेवियर पे। इनफॉर्मल सोशल ग्रुप जो है जो बनते हैं वर्कर्स के बीच में और जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं उनके वर्क पेस और प्रोडक्टिविटी पे। अब इसके फाइंडिंग्स क्या मिली कि इसमें इसको देखो, पहले तो ये देखते हैं इस थियोरी को क्या कहा गया, सिचुएशनल और स्पॉन्टेनियस थियोरी, और ये एक इम्प्रूवमेंट है ओवर सिस्टम थ्योरी। इसमें क्या हुआ कि जो है हम इसमें देखा कि इस थियोरी में कि जो है जो वर्कर्स हैं उनको जो अटेंशन दिया गया, ऑब्जर्वेशन किया गया उन पे एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो उससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। ठीक है। इससे उनके जो है बिहेवियर में बदलाव आया। ठीक है। इसीलिए इसको हॉथॉर्न इफेक्ट कहते हैं। और जो है ये याद रखना कि इस प्रिंसिपल में कोई एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो है अप्लाई नहीं किया मैनेजर प्रॉब्लम के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन इसका ये एक पता चला इस थ्योरी के मुताबिक कि जो ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल सिस्टम है, इसमें डिफरेंट इंटरेक्टिव पार्ट्स होते हैं। ठीक है। ठीक है। और ये कहा गया कि जो इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं उसमें उनके इनफॉर्मल लीडर्स होते हैं जिसका भी उन पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। देन
यहाँ पे कह रहे हैं जो आउटपुट लेवल है वर्कर्स का वो उनके साइकोलॉजिकल कैपेसिटी से नहीं जबकि सोशल कैपेसिटी से डिसाइड होता है। यहाँ पे कहा गया है कि सिर्फ मॉनेटरी इंसेंटिव्स ही काम नहीं करते बल्कि नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी वर्कर्स की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। और वर्कर्स जो है वो जो है वर्क प्लेस पे वो इंडिविजुअली बिहेव नहीं करते जबकि वो एक ग्रुप मेंबर की तरह बिहेव करते हैं। और यहाँ पे ये कहते हैं कि जब भी वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करते हैं तो भी इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप होते हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि वर्कर जो है इसके इफेक्ट से पता चला कि वर्कर्स को एम्प्लॉय ओरिएंटेड सुपरविजन प्रेफर करते हैं। अब बात करते हैं कि जो है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ठीक है, तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में ये कहा गया है कि ये एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट हुआ मैनेजमेंट थिंकिंग का। यहाँ पे जो है जो एम्फोसाइज किया गया वो इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल फैक्टर्स एंड एम्प्लॉय वेलबींग का एट वर्क प्लेस। ठीक है, और ये जो अप्रोच है वो जो फाइंडिंग्स मिली हमें हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट से उसके रिस्पॉन्स से ये अप्रोच डेवलप हुआ। ठीक है, इससे पता चलता है कि जो सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फेक्शन पे। तो इसके हिसाब से ये कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक इकोनॉमिक मैन ही नहीं बल्कि वो एक सोशल मैन है। मतलब एम्प्लॉयज की सोशल नीड्स भी होती हैं और जिनको पूरी करके हम उनको मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। मतलब इन नीड्स में उनको रिकॉग्निशन की जरूरत होती है, उनको बिलोंगनेस चाहिए होता है, उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो ये कहा गया है कि उनको सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी इंसेंटिव से ही नहीं जबकि नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से उनको मोटिवेट किया जा सकता है। और ये कहा गया है कि जो है जो एम्प्लॉयज हैं उनको जो है उनको एज अ वैल्यूबल रिसोर्स मानना चाहिए, उनकी भी वेलबींग्स फीलिंग्स और ओपिनियंस को कंसिडर करना चाहिए। मैनेजर्स को एनकरेज करना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड कर पाए। यानी वर्कर्स जो है हमेशा वो लॉजिकली ही बिहेव नहीं करते। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें इससे पता चलती हैं। ठीक है, और मतलब कि लोगों को मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशन होते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो ये सारी चीजें ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में पता चलती हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट बिहेवियरल अप्रोच। ठीक है, बिहेवियरल अप्रोच जो होता है मैनेजमेंट का इसका एम्फसाइज रहता है कि ह्यूमन बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन में समझना और उनके साइकोलॉजिकल जो सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं वर्क के उस पर फोकस करना। तो इसके हिसाब से कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल और टेक्निकल रिलेशन है। ह्यूमन बींग्स के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स होते हैं जो कि उनके बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, वर्कर जो है सुपर इम्पोज्ड वर्क जो है सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए बल्कि सेल्फ रियलाइज्ड होना चाहिए। मतलब इस अप्रोच के हिसाब से ये कहा गया है कि ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट होते हैं और जो है मतलब ह्यूमन के खुद के कुछ नीड्स होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है डेमोक्रेटिक वैल्यू को इम्पोर्टेंस दिए गई है। ठीक है, इसमें मोटिवेशन लीडरशिप कम्युनिकेशन ये सारे जो है की टर्म्स हैं। ठीक है ना, क्रिटिसिज्म इसके हैं कि अनरियलिस्टिक रिलेशंस अजम्पशंस होते हैं, ओवर फोकस किया गया साइकोलॉजिस्ट पे। देन कहते हैं कि हैप्पीनेस और प्रोडक्टिविटी का रॉन्ग रिलेशन है, रॉन्ग परसेप्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। और ऐसा कहा गया कि ये जो फैक्टर्स इनका कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स पे फोकस नहीं होता। ठीक है, और चस्टर्ड आई बर्नार्ड जो है उन्होंने पहली बार ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सिस्टम माना। ठीक है, अब बात करते हैं मॉडर्न थॉट की। सबसे पहले सिस्टम थ्योरी। तो
जो है ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सिस्टम माना गया है, जिसके अंदर बहुत सारे सब सिस्टम होते हैं जो कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और इसमें ऐसा कहा गया, मतलब ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। ठीक है, इसमें ऐसे कहते हैं कि इंटर रिलेशन रिलेटेड सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन एक एज अ होल है, जिसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनके बीच में इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, और जितने भी सब सिस्टम है उनकी खुद की सेट ऑफ बाउंड्रीज होती हैं। जो सिस्टम है मे बी वो ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। ठीक है, तो और जो सिस्टम्स हैं वो जो वर्क करते हैं वो इनपुट आउटपुट के थ्रू वर्क करते हैं। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ओपन सिस्टम है जो कि इंटरेक्ट करता है अपने इन्वायरमेंट से, उसको इंफॉर्मेशन मिलती है, रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन, और वो सारी चीज़ें वो ट्रांसफॉर्म करता है, वो इनपुट को ट्रांसफॉर्म करते हैं प्रोसेस के थ्रू, और उसके बाद जो वो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम प्रोडक्ट या सर्विसेज कहते हैं। और ये वर्क करता है मैक्रो एंड माइक्रो लेवल गोल्स पे। ठीक है, सिस्टम का आगे कॉम्बिनेशन ऑफ सब सिस्टम पार्ट, जैसे कि M1 प्लस M1 प्लस M1 प्लस M1 इक्वल्स टू M8। नाउ कॉन्टिजेंसी थ्योरी, या हम जिसको सिचुएशनल थ्योरी भी कहते हैं, जिसको स्पॉन्टेनियस थ्योरी भी कहा जाता है, ये एक सिस्टम थ्योरी का एक इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, इसके हिसाब से ये कहा गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का कोई एक बेस्ट तरीका नहीं हो सकता। तो कॉन्टिजेंसी थ्योरी जो है, तो इसमें कहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जो होते हैं स्पेसिफिक सिचुएशन में, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें ये कहा गया है कि कोई भी चीज़ को मैनेज करने के लिए कोई एक बेस्ट तरीका नहीं हो सकता। ठीक है, वो चीज़ डिपेंड करती है कि उसके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं। तो इस थियोरी में जो एम्फोसाइज किया गया है वो फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत पे किया गया है, और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, मतलब ये कहा गया है कि कौन सा प्रिंसिपल या प्रैक्टिस अपनाना है, ये उस कॉन्टिजेंसी पे निर्भर करता है। ठीक है, ये कहा गया कोई भी यूनिवर्सल प्रिंसिपल मेथड या सॉल्यूशन जो है वो हर एक मैनेजरल प्रॉब्लम में अप्लाई नहीं किया जा सकता। मैनेजर को साइंटिफिकली एनालाइज करना होगा सारी प्रॉब्लम्स को, और उसके हिसाब से उनको अपने नॉलेज, स्किल्स और टेक्निक्स का प्रयोग करना होगा वो प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव थ्योरी। तो इस थ्योरी में फोकस है कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को यूज करना चाहिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और इस थ्योरी में स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज किया गया है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ना इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग थ्योरी, तो इसके अकॉर्डिंगली ये कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली जो है प्रोसेस रिसीव करनी चाहिए, और उस हिसाब से उनको एक्ट करना चाहिए उस इंफॉर्मेशन को यूज करके परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए। देन इकोलॉजिकल थ्योरी, तो इसमें क्या किया गया, इसके हिसाब से जो है इन्वायरमेंट को प्रेजेंट किया गया है, मतलब जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्वाइवल जो फेलर होता है वो एनवायरनमेंट पे ही डिपेंडेंट होता है। नो लर्निंग थ्योरी, तो यहाँ पे इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये कहा है क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस होता है वो उसके प्रोएक्टिव मोड पे होता है, ना कि रिएक्टिव मोड में। मतलब कि हमें पहले से ही तैयार रहना होगा कि एक्चुअली फ्यूचर में क्या होना वाला है, ना कि हम वो चीज़ का वेट करें कि ये चीज़ हो जाएगी तब हम उसका एक्शन लेंगे। सो मैनेजमेंट को जो है पहले से ही फ्यूचर चेंजेस के लिए एडवांस में एंटिसिपेट करना होगा, और उसके हिसाब से उसको इनोवेटिव मेजर्स अपनाने होंगे। नाउ रेडिकल ह्यूमनिज्म थियरी। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस होता है वो उनके वर्कर्स पे डिपेंड होता है। तो उनको उतना एम्पावरमेंट और उनको इतना सिग्निफिकेंट कंट्रोल देना चाहिए
ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। देन चार्ल्स थियरी, ये कहा गया इस थियरी के हिसाब से कि जो सिस्टम है उसका प्रिडिक्शन और कंट्रोल डिसाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या होंगे। चार्ल्स थियरी जो है वो मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, और इस थियोरी में जो है फोकस है बिहेवियर ऑफ डायनेमिक सिस्टम पे, जो कि हाईली सेंसिटिव होता है इनिशियल कंडीशन पे। तो यहाँ पे हम अपना सेशन ओवर करते हैं। जो नेक्स्ट सेशन होगा वहाँ पे हम जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, टाइप्स ऑफ प्लान, ये सारी चीज़ों के बारे में आगे हम नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे।